किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में दूसरा स्प्रे हमें क्या डालना चाहिए। यानी दूसरी बार हमें कौन सा छिड़काव करना चाहिए जिससे हमारे धान में अच्छे से विकास हो सके, अच्छे से फुटाव के साथ साथ हमें अच्छा उत्पादन भी मिल सके। तो एकदम कंप्लीट वीडियो आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपके फसल के हिसाब से कौन सा स्प्रे बढ़िया रहेगा इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और एसआरजे खेती चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारी फसल के हिसाब से कौन सा स्प्रे हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी फसल को देखना है। अब उसके साथ साथ अपने फसल के समय को भी देखना है कि आपकी फसल कितने दिन की हो गई है, उस हिसाब से आपको छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आपकी धान की फसल 20-25 दिन की हुई है तो उस हिसाब से आपको दूसरा चीज़ डालना पड़ेगा। अगर 30-40 दिन की हुई है तो दूसरा चीज़ डालना पड़ेगा। उससे ऊपर की हो गई है तो दूसरी चीज़ डालनी चाहिए, क्योंकि फसल के अवधि के हिसाब से फसल की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। तो फसल के हिसाब से स्प्रे का चयन करिए। मान लीजिए अभी आपकी फसल 25 दिन के आसपास की होने वाली है तो 25 दिन के आसपास आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। मैं बोलता हूँ जिंक का कभी भी मिट्टी में आप इस्तेमाल ही मत करिए। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से इस्तेमाल करते हैं तो ही इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर मिट्टी में डालते हैं तो पीएच वगैरह अगर ज़्यादा है, खासकर हरियाणा पंजाब में वैसे भी पीएच 8 से ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले तो अगर आप चेक करवा सकें तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप स्प्रे विधि से जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। तो 25 दिन की फसल पे पहला स्प्रे आपको एक जिंक का कर देना चाहिए। अगर दानेदार की बात की जाए तो यूरिया के साथ हम जिंक डालते हैं मिट्टी में, लेकिन यूरिया के साथ जिंक डालना बेहतर हो सकता है अगर पीएच अच्छा है, मतलब 7 से नीचे है। अगर पीएच ज़्यादा है तो आपको यूरिया के साथ जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में ना करते हुए स्प्रे विधि से जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए स्प्रे विधि वाला तरीका जानते हैं, क्योंकि आज की वीडियो स्प्रे वाली ही है। तो यहाँ पे किसान साथियों, जिंक अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। आप 21% वाला जिंक सल्फेट भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। एक जिंक आती है 12% वाली एडिटिव रूप में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12% वाला थोड़ा बेहतर इसलिए काम करता है क्योंकि ये चिलेटेड रूप में होता है। चिलेटेड का मतलब होता है चिपक जाना। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ पौधे ले पाते हैं। तो अगर आप 33% वाला डालते हैं तो इसकी मात्रा रहेगी 700 ग्राम। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 1 किलो। अगर आप 12% वाला डालते हैं तो 120 ग्राम मात्रा आपको लेना है। अगर आप 33 और 21 इन दोनों में से कोई एक जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको इसके साथ यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1-2 किलो या 3 किलो 4 किलो, फसल में अगर पीलापन है तो आप 3-4 किलो 5 किलो तक यूरिया मिला सकते हैं, लेकिन औसतन 2 किलो पर्याप्त रहेगा। तो यूरिया मिला लीजिए। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी यूज कर सकते हैं। सिंगल जिंक का स्प्रे करने से बचना चाहिए क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर आप 12% वाला जिंक यूज करते हैं तो उसको आप लगभग सभी खाद के साथ यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना कि जिसमें भी फास्फोरस वगैरह पाया जाता है उसके साथ भी आप डाल सकते हैं 12% वाला, लेकिन अलग अलग घोल बना के आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी दीजिए कि अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मान लीजिए पहली बार आप 20-25 दिन के आसपास इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी बार भी 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल करिए। उसके बाद फिर से 15-20 दिन के बाद या बाली निकलने से पहले तक आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि उसका असर कम दिन तक ही होता है लेकिन काम ज़्यादा करता है। इस बात का ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आपकी फसल अभी 30 दिन की होने वाली है, आपने जिंक वगैरह डाल लिया, अच्छी बात है। तो आप एक एनपीके डाल दीजिए 19-19-19। एनपीके 19-19-19 फसल के हिसाब से। अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, कल्ले कम आ रहे हैं, जड़ों का विकास सही से नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में 19-19-19 काफ़ी बेहतर काम करता है। और ज़्यादातर किसान साथी इसी एनपीके का इस्तेमाल भी करते हैं। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करिए। मान लीजिए आपने धान की रोपाई के समय जो है फास्फोरस वाली खाद कम मात्रा में डाला हुआ है या फिर कुछ भी गड़बड़ी कर दी हो, तो ऐसी दशा में फास्फोरस की अगर कमी आपको दिखे तो आपको एनपीके 12-61-0 का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 1.5 किलो यह एनपीके आप
रोपाई के 20 दिन के बाद से 25 दिन 30 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपने शुरुआत में फास्फोरस या तो कम मात्रा में डाला है। और फास्फोरस के बारे में एक बात तो आपको पता होगा, अगर आप रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय डालेंगे तो ही लाभ मिलेगा, बाद में ऊपर से डालेंगे तो भी कम लाभ मिलता है। तो इसलिए आपको फास्फोरस समय से डालना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आपकी फसल अभी 35 दिन की होने वाली है तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला जो मैं लगभग अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, वो फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। इस फार्मूले में 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। जिंक डालिए 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 से 2 किलो। ये 5 चीज़ें का घोल बना के आपको स्प्रे कर देना है। इनके इस्तेमाल से कई बार क्या होता है कि हमारे पौधे में सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से भी बढ़वार, फुटाव, कल्ले ये सब नहीं आ पाते हैं। तो ये फार्मूला भी आप 25 से 35 दिन तक, या फिर वैसे तो आप बाली निकलने से पहले तक डाल सकते हैं, लेकिन बढ़िया समय पे डालिए ताकि ज़्यादा लाभ मिले। तो 25, 30, 35 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इनकी कमी से भी पौधे छोटे बौने रह जाते हैं, विकास नहीं हो पाता है। मान लीजिए आपकी फसल अभी 40 से 50 दिन के बीच की है, अच्छा विकास नहीं हो रहा है, तो आप फिर से एक NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे में कुछ जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। या फिर मान लीजिए 40-50 दिन की फसल है, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला नहीं डाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने बोला बालियाँ निकलने से पहले तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात बालियाँ निकलने से पहले वाली आ रही है तो वो भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे हमने लगभग सभी जो हम स्प्रे करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया, केवल दूसरा स्प्रे नाम के लिए था, हमने पूरा आपको बता दिया। अब मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली हैं तो बाली निकलने से पहले 2 चीज़ आपको डालना होता है। एक तो डालिए NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। यह NPK सबसे बेस्ट काम करता है। अगर आप कुछ भी ना डालें तो यह NPK आपको अवश्य डालना चाहिए बालियाँ निकलने से पहले, 05234। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही से हो पाता है, बालियों के अंदर दाने का निर्माण सही से हो पाता है। ये यहाँ पे जो फास्फोरस इसमें 52% पाया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, आपकी बालियों तक भोजन पहुँचाने का भी काम करता है। तो यहाँ पर ये NPK सबसे बढ़िया, अगर मेरे हिसाब से कोई अगर आप डालना भी चाहते हैं, अगर आपने अभी तक कोई भी NPK ना डाला हो तो भी आपको बाली निकलने से पहले NPK 05234 का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 1 से 1.5 किलो यह NPK आप डालिए। इसके साथ एक चीज़ अवश्य डालिए, बोरोन। बोरोन का इस्तेमाल करने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पर परागण में काफ़ी मदद मिलती है। बोरोन भी पौधे के सभी हिस्से में, जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है उसको पहुंचाने का काम करता है। तो बोरोन खासकर इस समय दाने के भराव में काफ़ी मदद करेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम, साथ में NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन अधिकतम 120 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। और NPK 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में कर देना चाहिए। अब बात बाली निकलने के बाद की भी कर ही लेते हैं। तो अगर आपकी बालियाँ अभी तो बहुत समय है, लेकिन हाँ पहले ही तैयारी कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो बाली निकलने के बाद आपको एक NPK, अगर आपकी फसल में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखती है तो डाल दीजिए NPK 0050। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है? इसका इस्तेमाल दाना भरते समय करिए बाली निकलने के बाद। तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। सभी दाने के अंदर चावल अच्छे से आ जाता है, मोटाई चौड़ाई सब कुछ अच्छे से हो जाती है, वजन आता है, चमक आता है। तो ये NPK भी 1 से 1.5 किलो आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।